फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, वहां पे पार्ट्स को कैटेगराइज किया था, एसेसरी डक्ट के अंदर एसेसरी ग्लैंड, ऐसे यहां पे भी हम लोग करने वाले। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैटेगराइज कर रहा हूं। सबसे पहले पेयर्ड ओवरीज, दूसरे नंबर पे होता है यहां पे जिसे कहेंगे हम लोग एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में सबसे पहला पार्ट आएगा यहां पे जिसे हम लोग कहेंगे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। और इस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट वाले पार्ट के अंदर हमें तीन पार्ट पढ़ने हैं। एक होगा इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट होगा यहां पे एम्पुला, और तीसरा पार्ट होगा इसका जिसे हम कहते हैं इस्थमस। अच्छा, ये जितने भी कुछ चीजें मैं यहां पे बना रहा हूं, इन सबको मैं डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा, अभी आपको बस चार्ट समझना है। उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है यहां पे जिसे हम लोग कहते हैं यूट्रस। यूट्रस के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होगा फंडस, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सर्विक्स। और उसके अलावा तीसरा डक्ट है यहां पे जिसे हम लोग वजाइना कहेंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट पार्ट है उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। हालांकि देखिए यहां पे ग्लैंड के नाम नहीं दिए हुए हैं एसेसरी, लेकिन मैं दो ग्लैंड के नाम भी पढ़ा दूंगा आपको। मैं एसेसरी ग्लैंड के तौर पे दो ग्लैंड पढ़ा दूंगा, जिसमें एक होगी बार्थोलेंस ग्लैंड, एक होगी बार्थोलेंस ग्लैंड, और दूसरी स्किन, दूसरी होगी स्किन ग्लैंड। अब एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर कौन कौन से पार्ट होंगे, तो बेटा उसे हम लोग कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर दो पार्ट्स हम लोग को डिटेल में पढ़ने हैं, एक लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। उसके अलावा एक पार्ट होगा जिसे हम लोग क्लिटोरिस कहेंगे, एंड लास्ट पार्ट इज हाइमन। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़नी होंगी। तो अभी ये जितने पार्ट्स थे एक्सटर्नल जेनेटिलिया को छोड़ के, इन पार्ट्स को हम लोग डायग्राम से देखेंगे। तो सभी लोग बड़े ध्यान से इधर देखिएगा, यहां पे मैं आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना रहा हूं, और आप देखिएगा और समझिएगा कौन सा वाला पार्ट कहां पे होता है। तो सबसे पहले मैंने बनाया था पेड ओवरीज। तो पेड ओवरीज यूट्रस की वॉल पे लिगामेंट की मदद से जुड़ी होंगी, और जिन लिगामेंट की मदद से ये जुड़ी होती है उस लिगामेंट को बेटा हम लोग मीजोवेरियम कहते हैं। उन लिगामेंट्स को हम क्या कहते हैं, मीजोवेरियम। उसके बाद में ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, इस पूरे हिस्से को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। अब इस फैलोपियन ट्यूब में जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है जो इस तरीके का दिखाई दे रहा है, तो ऐसा स्ट्रक्चर किसका होता है, फनल का। तो इसे कहते हैं फनल लाइक स्ट्रक्चर, और इस फनल लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है इनफंडिबुलम। इस फनल लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है इनफंडिबुलम। इस इनफंडिबुलम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें हम लोग फिम्बरी के नाम से जानते हैं, और फिम्बरी के नीचे यहां पे ऑस्टियम होता है। अच्छा, इन फिम्बरी का काम क्या होता है, तो ये जो पार्ट है जिसे मैं ओवरी कह रहा हूं, जिनको यूट्रस की पेल्विक वॉल से या यूट्रस की वॉल से इस मीजोवेरियम नाम के लिगामेंट से जोड़ा गया था, इसके अंदर क्या होगा, ओवम या सेकेंडरी oocyte बनता है। तो जब वो ओवम यहां से ओवुलेशन के दौरान रिलीज होगा, उसको ट्रैप करके अंदर लाने का काम इस फिम्बरी का होगा, जो किसका पार्ट है, इनफंडिबुलम का। मेरी बात क्लियर है आपको। तो यहां पे ओवम को स्वीप अप करके इस ट्यूब के ल्यूमन में लेके आना, मतलब किसके ट्यूब के, फैलोपियन ट्यूब के ल्यूमन के अंदर लेके आना, किसका काम होगा, फिम्बरी का। फिम्बरी के नीचे ये ओपनिंग है जिसे मैं क्या कहूंगा, ऑस्टियम कहूंगा। मेरी बात क्लियर है। अच्छा, इनफंडिबुलम के बाद एक वाइडर पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला, और एम्पुला के बाद में ये जो सबसे नैरोअर रीजन है जो जाके यहां पे मर्ज हो जाता है, इस रीजन को हम लोग इस्थमस कहते हैं। इस रीजन को हम लोग इस्थमस कहेंगे। तो होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। देखिए, इस्थमस जहां पे खत्म होगा उस पूरे हिस्से को हम लोग यूट्रस कहते हैं,
उस पूरे हिस्से को हम लोग यूट्रस कहते हैं। और यूट्रस के अंदर मैंने 3 पार्ट बताए थे। देखिए, मैंने आपको बताया था एक्सेसरी डक्ट में फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, उसमें इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्टिमस बताया। इस इन्फंडिबुलम के साथ में क्या जुड़ा हुआ था? फिम्बरी जुड़े हुए थे, और फिम्बरी के नीचे क्या था? ऑस्टियम था। इसी तरीके से यूट्रस के 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। तो यहां पे ये जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होगा, इस वाले हिस्से को हम लोग फंडस कहते हैं, बीच वाले रीजन को हम लोग बॉडी कहते हैं, और सबसे लोअर मोस्ट रीजन को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स पावरफुल स्पिंचर मसल से बनी होती है, और ये सर्विक्स के बाहर वाला जो ये फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब बचती है, दिस पार्ट इज नोन एज वजाइना। तो वजाइना एक्ट एज कॉपुलेशन कैनाल, एंड वजाइना के साथ में सर्विक्स दोनों मिल जाए तो इसे बर्थ कैनाल कहते हैं। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा नीट के अंदर पीवाईक्यू का। तो फिलहाल अभी आप यहां पे देखिए कि मैंने आपको बताया कि जहां पे फैलोपियन ट्यूब खत्म हुआ वहां पे यूट्रस शुरू हुआ, जहां पे यूट्रस शुरू हुआ वहां पे फंडस, बॉडी और सर्विक्स 3 पार्ट थे। सर्विक्स के नीचे वाला पार्ट वजाइना था। और दूसरी बात मैंने बताई आपको क्या, कि इस यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है काफी ज्यादा डेंस होती है, रिच होती है ब्लड वेसल्स में, काफी ज्यादा डेंस होती है और रिच होती है ब्लड वेसल में, हाईली वस्कुलर होती है। वस्कुलर का मतलब होता है जो रिच होना है। तो ऐसी लेयर को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का 2 रोल होते हैं बेटा, एंडोमेट्रियम के 2 रोल होते हैं। एक तो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है, वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान यही एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होती है रिपीटेडली, और उसके साथ ब्लड वेसल्स मेंसेस की फॉर्मेशन करवाती है। उसके बाद में दूसरा इसका रोल एंडोमेट्रियम का क्या है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद में जो फीटस का इंप्लांटेशन है वो इंप्लांटेशन इसी एंडोमेट्रियम के ऊपर होगा। तो 2 काम समझ में आए। क्या बताया मैंने? एंडोमेट्रियम बताया हाईली रिच होती है ब्लड वेसल्स में और हाईली वस्कुलर की। इसका काम क्या क्या था? सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस की फॉर्मेशन कराना। दूसरा रोल इसका क्या था? इंप्लांटेशन के दौरान जो है वो जो फीटस है उसकी अटैचमेंट इसी से होगी। ये 2 बात समझ में आ गई। उसके बाद में जो बीच वाली लेयर होती है, ये वाली, ये स्मूथ मसल से बनी होती है, इसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम का रोल कहां पे होता है? तो बेटा जब पार्चुरेशन होता है, जब बच्चे का बर्थ होता है, तो इस यूट्रस वाले पार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन किए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का एक्सपेल्शन हो पाता है बॉडी के बाहर। उसी की वजह से उस बच्चे का बर्थ हो पाता है। तो वो जो एक्सपेल्शन है वो इस मायोमेट्रियम की वजह से होता है, और इस मायोमेट्रियम के ऊपर एक हार्मोन आके एक्ट करता है, जिस हार्मोन को हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन वाला जो हार्मोन है वो किस लेयर के ऊपर एक्ट कर रहा है? मायोमेट्रियम के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जिससे यहाँ पे जो प्रेजेंट फीटस है उसका क्या होगा? बाहर की तरफ एक्सपेल्शन होगा और बर्थ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और तीसरी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो बाहर वाली लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम। तो ये 3 लेयर हुई यूट्रस की, एंडोमेट्रियम इनरमोस्ट, मिडिल वन इज मायो, एंड आउटर मोस्ट इज पेरीमीट्रियम। तो ये सारे के सारे पार्ट्स थे। अगर आप करना चाहें तो यहां पे यूट्रस के लेयर्स का कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर को आप लिखेंगे पेरीमीट्रियम, बीच वाली को लिखेंगे आप मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली को लिखेंगे एंडोमेट्रियम। क्लियर है मेरी बात सभी को? अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोगों ने वहां पे मेल टेस्टिस को डिटेल में पढ़ा था, इसी तरीके से यहां पे ओवरीज को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सभी लोग बिना कुछ लिखे बोर्ड की तरफ देखेंगे, लिखने का मौका सबसे लास्ट में दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पे पेयर्ड ओवरीज को। तो बेटा जो ओवरीज हैं, जो ओवरीज होती हैं, इनका जो साइज होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर का होगा। शेप में कैसी दिखती हैं? तो इन्हें बोला गया है कि दे लुक लाइक आलमंड। तो ये आलमंड शेप होंगी। उसके अलावा ये कनेक्टेड होती है, ये कनेक्टेड होती है टू वॉल ऑफ यूट्रस थ्रू लिगामेंट नोन एज मीजोवेरियम। मीजोवेरियम नाम के लिगामेंट की मदद से ये जुड़ी होती है किसके ऊपर? यूट्रस की दोनों साइड वाली वॉल के ऊपर। क्लियर है मेरी बात? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, अब यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि ओवरी कैसी दिखती है और उसके इंटरनल पार्ट में क्या हो गया। ये तो हो गया मीजोवेरियम लिगामेंट, ये हो गया मीजोवेरियम लिगामेंट। अब यहां पे ये जो है ओवरी है, ओवरी के अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसे मैं कह रहा हूं जर्मिनल एपिथेलियम। ओवरी के अंदर एक लेयर होती है जिसे मैं कह रहा हूं जर्मिनल एपिथेलियम।
और इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर ये जो पूरा स्पेस है, इसे हम लोग कहते हैं कि दिस पूरे स्पेस को ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। दिस होल स्पेस इज नोन एज ओवेरियन स्ट्रोमा। बट दिस ओवेरियन स्ट्रोमा कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। क्या कहेंगे? पूरे स्पेस को तो मैंने कह दिया ओवेरियन स्ट्रोमा, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो हो गया आपका मेडुला वाला, जो बीच वाला पार्ट है। दिस होल रीजन इज मेडुला एंड आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स रीजन। अब देखिए, हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो कॉर्टेक्स को पढ़ना है। क्यों? अभी आपको रीजन पता चल जाएगा। देखिए, मेडुला वाले पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो मेडुला वाले पार्ट में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अंदर न्यूमरस ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, ये सारे के सारे पार्ट्स हमारे मेडुला में होते हैं। तो कॉर्टेक्स में क्या होगा? तो कॉर्टेक्स के अंदर बेटा बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। यहां पे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये फॉलिकल्स क्या होंगे? तो सभी लोग बिना आंख हटाए बोर्ड से ध्यान से समझिएगा। अगर हल्के से भी आप चूके तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैं बिल्कुल शुरू कर रहा हूं, कहानी बहुत लंबी है। लंबी तो मतलब है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो आपको बिना चूके बोर्ड से ध्यान हटाए चीजों को एनालाइज करना है। और ये मेरा वादा है, अगर आपने पूरी चीजों को ध्यान से सुना तो आपका ये पार्ट बहुत स्ट्रांग होगा। और ये पार्ट आपका ना बोर्ड में पक्का पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? दो तरीके से। जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं उससे oogenesis नाम का एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टॉपिक है, वो क्लियर हो जाएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर का टॉपिक है, जो बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये दो टॉपिक इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने यहां पे ध्यान से सुना तो oogenesis भी आपको बहुत अच्छे से आता होगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बड़ा अच्छा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, वो दोनों चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आ जाएंगी। मेरी बात को सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए भाई, मैंने बताया कि फीमेल के अंदर जो oogenesis है, oogenesis का मतलब क्या होता है? ओवम का बनना, एग का बनना। ये शुरू हो जाता है फीमेल के बर्थ से पहले। कब हो जाएगा? बिफोर बर्थ हो गया। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। मेल के अंदर कब हो रहा था ये काम? आफ्टर प्यूबर्टी। नहीं, प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी का इंतजार करेगा कि उसके बाद आफ्टर करना है। तेरे काटूंगा तो ये पकड़ केजरीवाल। इधर देख, अब क्या होगा? दो मैंने टर्म बताया आपको। एक टर्म बताया मैंने फॉलिकल, और एक टर्म बताया मैंने आपको ओवम, और एक टर्म लिख रहा हूं मैं oocyte। पहले तो इन टर्म को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, फॉलिकल, ओवम या oocyte, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ओवम जो होती है एग की सबसे मैच्योर फॉर्म है। ओवम एग की सबसे मैच्योर फॉर्म है, मतलब जो सबसे मैच्योर फीमेल गैमेट होता है उसे ओवम कहते हैं हम लोग। लेकिन ये ओवम डायरेक्टली नहीं बनता, उससे पहले ये oocyte होता है। तो ओवम की इमैच्योर फॉर्म को हम लोग क्या कह देंगे? oocyte कह देंगे। oocyte भी दो तरीके का हो सकता है। एक इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte, और दूसरा होता है जिसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte। अच्छा, प्राइमरी को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है 1 नॉट, सेकेंडरी को करता है 2 नॉट। बायोमोलिक्यूल पढ़ा था, तो वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी 4 तरीके की प्रोटीन्स थी ना, तो वहां पे भी ऐसे सिंबल यूज किए थे। तो प्राइमरी के लिए 1 नॉट और सेकेंडरी 2 नॉट, ऐसे सिंबल आप यूज करेंगे। तो ये तो रही बात oocyte की। oocyte में प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte हो गए। अब होता क्या है, oocyte आगे चल के ओवम बनेगा। अब इस oocyte के दो कैटेगराइज किए गए कि प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है कि ये oocyte या ओवम प्राइमरी oocyte है? तो ये डिसाइड किया जाता है इसकी सेल डिवीजन की स्टेज पे, कि ये सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज पे था। अगर वो जो सेल है वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में रुका हुआ है या इससे पहले है, तो वो oocyte प्राइमरी oocyte है। तो मियोसिस 1 पे जो अरेस्टेड है वो प्राइमरी है। अभी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगी अरेस्ट क्या होता है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी ये बात। और सेकेंडरी oocyte जब कहते हैं जब वो मियोसिस सेकंड पे होता है, मियोसिस सेकंड पे होता है, और मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड वाली स्टेज पे होता है, तो उसे अपन कहते हैं सेकेंडरी oocyte। जब ये मेटाफेज सेकंड के बाद में एनाफेज सेकंड
टेलोफेज सेकंड कंप्लीट करता है, जब सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो वो यही चीज ओवम कहलाने लग जाती है। मेरी बात पल्ले पड़ी? कुछ नहीं पड़ी। मैंने बोला कि जो मियोसिस के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे था वो प्राइमरी, और जिसने जो अच्छा यहां पे क्या होगा, प्रोफेज की डिप्लोटीन कंप्लीट करने के बाद क्या करेगा, मेटाफेज 1 कंप्लीट करेगा, एनाफेज 1 कंप्लीट करेगा, टेलोफेज 1 कंप्लीट करेगा। जब ये कंप्लीट करेगा तो ये मियोसिस सेकंड में एंटर करेगा। मियोसिस सेकंड में, मियोसिस सेकंड से पहले प्रोफेज सेकंड शुरू करे हुआ, खत्म हुआ, मेटाफेज में आके सेल साइकिल रुक गई। तो इस स्टेज पे जो oocyte है, मतलब ओवम है, वो सेकेंडरी है, और इससे पहले इस वाली स्टेज पे ये हमारा प्राइमरी है। क्लियर है मेरी बात आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये बात पल्ले पड़ी तो, बाकी नहीं तो अभी थोड़ी देर में पल्ले पड़ जाएगी। देखिए, तो oocyte आपको समझ में आ गया क्या था? ओवम की मैच्योर फॉर्म। oocyte, प्राइमरी oocyte कब था? जब वो मियोसिस वाली स्टेज पर रेस्ट था, मियोसिस 1 वाली, और सेकेंडरी कब था? जब वो मियोसिस सेकंड पर रेस्टेड था। अब फॉलिकल क्या है? तो यही oocyte और इसके चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा की लेयर कवर कर ले इसको, यही oocyte और इसको चारों तरफ से ग्रेनुलोसा लेयर इसको कवर कर ले, तो इसे हम लोग फॉलिकल कहते हैं। दो चीजों को मिला के क्या बनता है? फॉलिकल बनता है। किस किस को? एक तो oocyte को और बाहर उसके ग्रेनुलोसा लेयर को, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? फॉलिकल बन जाएगा। अब जैसे मैंने oocyte के दो टाइप बताए, प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte, इसी तरीके से फॉलिकल के भी टाइप्स होते हैं। फॉलिकल के भी टाइप होते हैं। फॉलिकल होता है जैसे प्राइमरी फॉलिकल, 1 नॉट फॉलिकल लिख रहा हूं जिसे मैं, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और सबसे मैच्योर होता है जिसे कहते हैं अपन ग्राफियन फॉलिकल। ये 3 तरीके के, 4 तरीके के फॉलिकल होते हैं। इन चारों में अंतर क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे और यहां पे दोनों के अंदर प्राइमरी oocyte, इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte, इसके चारों तरफ पहले थिन सी ग्रेनुलोसा लेयर लगा दीजिए और इसके चारों तरफ थिक सी ग्रेनुलोसा लेयर लगा दीजिए। तो ये प्राइमरी फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो इसकी ग्रेनुलोसा लेयर की थिकनिंग होती है और ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। लेकिन इन दोनों के अंदर प्रेजेंट जो फॉलिकल होता है वो oocyte होता है, वो कौन सा होता है? प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte को ग्रेनुलोसा ने कवर कर लिया तो ये हमारा फॉलिकल कहला गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का समझ में आ रही है? और यहां पे क्या हुआ, इसने जब मियोसिस 1 कंप्लीट किया और मियोसिस सेकंड को स्टार्ट किया तो इसके बाद में ये जो oocyte है ये सेकेंडरी oocyte बन गया। ये क्या बन गया? अंदर की तरफ सेकेंडरी oocyte बन गया। और सेकेंडरी oocyte के साथ साथ इसने अपने साइज के अंदर और इंक्रीमेंट किया, अपने साइज में इस फॉलिकल ने और इंक्रीमेंट किया। और यहां पे इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ, oocyte के चारों तरफ, oocyte के चारों तरफ जोना पेलुसिडा नाम की लेयर आ गई, जोना पेलुसिडा नाम की लेयर आ गई। और फॉलिकल के चारों तरफ, फॉलिकल के चारों तरफ थीका लेयर आ गई, फॉलिकल के चारों तरफ थीका लेयर आ गई। और अंदर की तरफ एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बननी शुरू हुई जिसे मैं एंट्रम कह रहा हूं। तो ये कहलाता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल से बड़ा होता है और यही फॉलिकल जब सबसे ज्यादा मैच्योर्ड स्टेज बनाएगा उसे कहते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल कैसा दिखता है? तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर oocyte इस तरीके से आ गया, ये जो एंट्रम बन रहा था ये एंट्रम यहां पे आ गया। इसके चारों तरफ मैंने जोना पेलुसिडा को बनाया था, ये जोना पेलुसिडा आ गई। उसके बाद में यहां पे थीका लेयर आ गई, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये थीका लेयर आ गई और ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल है। तो ये सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल होता है, ये सबसे मैच्योर्ड फॉलिकल होता है। और जब ओवुलेशन होता है ना, ओवुलेशन जब होता है तो यही फॉलिकल टूटता है और इससे सेकेंडरी oocyte बाहर आता है। आज तक आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा कि ओवुलेशन जब फीमेल में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ओवम रिलीज होता है। आज के बाद उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देना दिमाग से, क्योंकि कभी भी ओवम रिलीज नहीं होता है। ओवम बनता है, नीट में क्वेश्चन बना हुआ ओवम कब बनता है, तो ध्यान से सुनना सभी लोग, ओवम कब बनता है? ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte सपोज करो इस कवर को तोड़ा और बाहर निकल के आ गया, ओवुलेशन हो गया। लेकिन अभी भी ये मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड पे अरेस्ट है। नीट में क्वेश्चन बना हुआ इसी बात के ऊपर जो मैं बताने वाला हूं और नहीं तो अभी सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो यहां पे क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte था। अब स्पर्म की सपोज करो एंट्री हो जाती है
तो स्पर्म अपने साथ कुछ फैक्टर लेके आता है जिन्हें कहते हैं मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एमपीएफ या एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब वो क्या करते हैं, मेटाफेज को कंप्लीट करा के एनाफेज करवाएंगे, एनाफेज को करवा के टीलोफेज करवाएंगे, और टीलोफेज करवाने के बाद में इसकी जो मियोसिस सेकंड थी, जो अरेस्टेड हुआ करती थी, रुकी हुई थी, वो कंप्लीट होगी और ये ओसाइट अब ओवम कहलाएगा। तो ओवम की फॉर्मेशन होती है कब? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट नीट में आया है, मैं भी करवा दूंगा पीवाईक्यू के अंदर। स्पर्म की एंट्री के बाद फर्टिलाइजेशन से पहले ओवम बनता है और ओवम बनने के तुरंत बाद वो जाइगोट बन जाता है। कैसे बन जाएगा भाई? स्पर्म अपना न्यूक्लियस इसमें भेज देगा, इसका न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हो जाएंगे और ये जाइगोट कहलाएगा। फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज जाइगोट। फर्टिलाइज्ड ओवम क्या कहलाएगा? जाइगोट कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए मेरी बात सुनिए। तो यहां पे देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बिल्कुल जीरो से मैंने शुरुआत की थी कि फॉलिकल क्या थे, ओसाइट और ग्रैनुलोसा लेयर। फॉलिकल के 4 टाइप हो सकते थे। जब तक प्राइमरी और प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ ग्रैनुलोसा की लेयर थी तो वो प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल थे। उसके चारों तरफ जब थीका लेयर बनना शुरू हुई तो वो टर्शरी फॉलिकल बन गया। टर्शरी फॉलिकल में देखो, फॉलिकल के चारों तरफ थीका लेयर आई है और अंदर की तरफ इसके चारों तरफ जोना पेरिसोइड आई है। दोनों में चेंज हुआ है, दोनों में चेंज हुआ। और एक चेंज और हुआ है, इसने मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट किया, मियोसिस सेकंड पे ये सारे ओसाइट है ये वाले, और उसका भी। मेरी बात समझ में आ रही है? आज तक आप लोगों ने एक बात और सुनी होगी, बहुत अच्छे से सुनी होगी, और हो सकता है आपने देखो पढ़ाएगा उन्होंने अपने लेवल पढ़ाया, लेकिन आज अब जो पढ़ोगे वो थोड़ा अलग पढ़ोगे। फीमेल सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। पक्का? एस्ट्रोजन को रिलीज करने का काम, एस्ट्रोजन को रिलीज करने का काम आज तक आपने पढ़ा होगा कि जैसे मेल के अंदर टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करती है, ऐसे ही ओवरीज का काम होता है क्या करना? एस्ट्रोजन को रिलीज करना। और एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज कर लेना कॉन्सेप्ट में। ओवरी के अंदर जो प्रेजेंट टर्शरी और ग्राफिन फॉलिकल होते हैं, इनके बाहर वाली जो लेयर्स होती हैं, ये बेसिकली एस्ट्रोजन को रिलीज करती हैं। ये जो बाहर वाली लेयर है ना, ये एस्ट्रोजन को रिलीज करती है। ग्रैनुलोसा लेयर, थीका लेयर्स, ये क्या करती है? एस्ट्रोजन को रिलीज करने का काम करती है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन फॉलिकल बनाता ना कि ओवरी। ओवरी के अंदर फॉलिकल है वो बना रहे हैं, तो इनडायरेक्टली बोला जाता था कि ओवरी बना रही है, लेकिन ओवरी के अंदर कौन प्रेजेंट है? फॉलिकल। फॉलिकल उसकी सिंथेसिस करवा रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? पक्का क्लियर हो रही है? चलिए, अब एक बहुत सारी चीजें आपने नहीं जानी, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, अब बताता हूं पूरी कहानी क्या है। oogenesis बिफोर बर्थ शुरू हुआ तो क्या हुआ जी? फीमेल के अंदर ओवरी तब तक बन चुकी थी। अच्छा, कब तक ओवरी बन जाती है? तो अभी हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में कि कौन सा ऑर्गन कब बनता है। तो पहले महीने में हार्ट बनता है, तीसरे महीने तक जेनेटल ऑर्गन बन जाते हैं। मतलब अगर कोई अल्ट्रासाउंड करके भी पता करना चाहे सेक्स बच्चे का, तो 3rd मंथ से पहले नहीं पता कर सकता कि बच्चा वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि जब तक जेनेटल ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे, तब तक सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि उस फीमेल के अंदर ओवरी बनी, ओवरी का डेवलपमेंट हुआ, उसमें क्या हुआ? कुछ स्टेम सेल चली गई, उसके अंदर कुछ स्टेम सेल्स चली गई, और स्टेम सेल्स यहां पे माइग्रेट होके आ गई भाई। और ये स्टेम सेल्स एक्ट करने लगी किसके तौर पे? oogonia के तौर पे। किसके तौर पे? oogonia क्या होती है? फीमेल जर्म सेल जो ओवम को बनाती है। तो यहां पे क्या हुआ? ये oogonia आ गई, बहुत सारी oogonia थी। इन्होंने और भी ओगोनियास को बनाया। कैसे? इन्होंने सबसे पहले माइटोटिक डिफरेंशिएशन किया, जैसे कल स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोटिक डिफरेंशिएशन किया था और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स को बनाया था। तो यहां पे इसने क्या किया? माइटोटिक डिफरेंशिएशन किया, और माइटोटिक डिफरेंशिएशन करने के बाद में मिलियंस में जो है यहां पे oogonia बन गई, मिलियंस में oogonia बन गई। और अब इन oogoनियाज ने क्या किया? इन्होंने सोचा कि भाई हम लोग एक काम करते हैं, मियोटिक डिवीजन। मतलब इन्होंने इंतजार नहीं किया कि फीमेल मैच्योर हो, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करे तो हम अपना काम चालू करें, जैसे मेल के अंदर हो रहा था। मेल के अंदर क्या होता? प्यूबर्टी होने पे स्पर्मेटोगोनिया अपना काम चालू कर रही थी, जब तक LH और FSH नहीं आ रहे थे। यहां पे क्या हुआ? इन्होंने जो फीमेल जर्म सेल्स थी, इन्होंने बनने के तुरंत बाद में मियोटिक डिवीजन को स्टार्ट कर दिया। ये बर्थ से पहले चल रहा फीमेल की ओवरीज में। अब यहां पे क्या हुआ? मिलियंस ऑफ oogonia थी, इन oogonia ने क्या किया? इन्होंने मियोसिस 1 स्टार्ट कर दिया। और मियोसिस 1 स्टार्ट कर दिया, आप लोग ने अगर क्लास 11th की सेल साइकिल पढ़ी हो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मियोसिस 1
और मियोसिस 2 दो स्टेजेस होती हैं, और मियोसिस 1 काफी बड़ा होता है क्योंकि इस मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 वाला जो स्टेज होता है ये काफी प्रोलॉन्ग है, इसके अंदर 5 सब स्टेजेस होती है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, लता जरा पानी लाना, तुम्हारी एस्टेजी पानी मांग रहे हो, दे दो। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो मैंने बताया ये पहली स्टेज हो गई कौन सी, लेप्टोटीन ये हो गई, जाइगोटीन ये हो गई, पैकाइटीन ये हो गई, डिप्लोटीन ये हो गई, डाइकाइनेसिस। तो मैंने बताया क्या, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि वो oocyte जो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाए। अरेस्ट का मतलब है पुलिस नहीं आएगी वहां पे, सेल साइकिल रुक रही है, सेल साइकिल रुक जा रही है, रुकने को हम लोग अरेस्ट कह रहे हैं वहां पे। तो यहां पे क्या हुआ है कि भाई जो जो ओगोनिया थी, उन ओगोनिया ने मियोसिस 1 स्टार्ट किया, प्रोफेज 1 में एंटर हुई वो सेल, उसका डीएनए, लेप्टोटीन कंप्लीट हुआ, जाइगोटीन कंप्लीट हुआ, पैकेटीन कंप्लीट हुआ, डिप्लोटीन पे आके वो स्टॉप हो गया, और उसी स्टॉप होने को हम लोग कहते हैं फर्स्ट अरेस्ट। क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट अरेस्ट। अब ये इसी स्टेज में रहेगी सेल कब तक, जब तक फीमेल की सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी। मतलब देखो एक पॉइंट लिखाया जाता है 11th में जब पढ़ते हैं हम लोग इसी डिप्लोटीन स्टेज को, तो एक पॉइंट होता है कि इन फीमेल वर्टिब्रेट oocyte इट मे बी अप टू ऑफ सेवरल ईयर्स। तो देखो बर्थ से पहले सेल साइकिल शुरू हुई थी, यहां पे बर्थ से पहले ही रुक गई, उस फीमेल का बर्थ हुआ, उस फीमेल का पूरा चाइल्डहुड खत्म हुआ, और उसका चाइल्डहुड खत्म करने के बाद में वो फीमेल ने सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन की, मतलब प्यूबर्टी अटेन करी। तो ये सब होने में 11-12 साल तो लग जाते हैं, 13 साल भी लग सकते हैं। तो आप ये सोचो 13 साल का एक फेज, इससे बड़ा कोई फेज नहीं है, इससे बड़ी कोई सेल साइकिल का फेज नहीं हो सकता। डिप्लोटीन इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एनी सेल साइकिल, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। मियोसिस का प्रोफेज का डिप्लोटीन स्टेज 13 साल तक का हो सकता है, और यही पॉइंट क्लास 11th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि वर्टिब्रेट के oocytes के अंदर इट मे बी अप टू ऑफ सेवरल ईयर्स, कुछ सालों का ये होगा। मेरी बात आपको पल्ले पड़ रही है पक्का? चलिए तो इधर आ जाइए। तो मैंने बताया क्या कि ये मियोसिस 1 की स्टेज को इन्होंने स्टार्ट किया, और इसने प्रोफेज 1 पे डिप्लोटीन वाली स्टेज पे आके सेल साइकिल को स्टॉप कर दिया, रोक दिया, और इसी को मैंने नाम दिया फर्स्ट अरेस्ट। और इसी फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज पे ध्यान से सुनना मेरी बात, इसी फर्स्ट अरेस्ट वाली स्टेज पे वो फीमेल का जो है बर्थ हो गया, उसी स्टेज पे क्या हो गया, फीमेल का बर्थ हो गया। अच्छा ये सब उसकी ओवरी के अंदर चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, उसकी ओवरी के अंदर चल रहा है। तो उसका उसी स्टेज पे बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद में वहां पे चाइल्डहुड हुआ कंप्लीट, और उसने फीमेल ने प्यूबर्टी अटेन की। अच्छा इतने में एक नुकसान और हो गया, जिसकी वजह से फीमेल्स में मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज जानते हो आप लोग क्या होता है? मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। मेल के अंदर ऐसा है क्या, कोई पॉज लगता नहीं ना, केवल फीमेल्स में होता है मेनार्क और मेनोपॉज। सुना है? उसका रीजन जानते हो क्या है? उसका रीजन है एक बहुत तगड़ा इवेंट जो यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे मिलियंस थे ना, तो ये जो oocyte प्राइमरी बने थे ना मिलियंस में, ये बर्थ और चाइल्डहुड होते होते प्यूबर्टी तक ना एक इवेंट होता है जिसे कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया, उसमें बहुत सारे फॉलिकल्स डी जनरेट हो जाते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स डी जनरेट हो जाते हैं, और उसकी प्यूबर्टी आते आते केवल 60,000 से 80,000 फॉलिकल, 60,000 से 80,000 फॉलिकल उसकी ओवरी में बसते हैं, बाकी सारे खत्म। मेरी बात क्लियर है? अच्छा इन्हीं फॉलिकल्स में से उस फीमेल के हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फॉलिकल मैच्योर होता है और रिलीज होता है, जानते हैं? लेकिन आप जानते हो इन फॉलिकल में से भी फीमेल अप्रोक्सीमेटली कितने फॉलिकल यूज कर पाती है अपनी पूरी लाइफ में? केवल इतने, 450 फॉलिकल्स ही उसकी पूरी सेक्सुअल साइकिल में यूज होते हैं, और 45-50 एज आते आते ये फॉलिकल्स का नंबर हो जाता खत्म। अब फॉलिकल का नंबर खत्म हुआ तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, मैंने बताया था कि जो फॉलिकल है इनकी बाहर वाली लेयर क्या कर रही थी, सेक्स हार्मोन रिलीज कर रही थी, तो एस्ट्रोजन रिलीज होना, और थोड़े टाइम बाद प्रोजेस्टेरॉन भी, क्योंकि यही आगे चल के प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाएगा, कैसे करवाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन खत्म,
और खत्म होने के बाद में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी स्टॉप। ये कारण होता है फॉलिकल्स का खत्म होने का। मेरी बात समझ में आ रही है? फीमेल्स कह रही है सर ये सब तो आप डरावना सच दिखा रहे हो आप, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। ठीक है, तो चीजों को जान ले तो ज्यादा बेहतर है, और हम लोग काफी अच्छे बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं, तो आइए आगे समझते हैं। मैंने कल बताया था आपको कि मेल के अंदर जब प्यूबर्टी आई थी तो उसके बाद में गोनेडोट्रोपिन रिलीज हुए थे। ऐसे यहां पे भी होंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीज। तो जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज होंगे उनमें से कौन से होंगे? दो हार्मोन, एलएच और एफएसएच। चलो यहां से कहानी आगे की बढ़ती है। जैसे फीमेल ने प्यूबर्टी अटेन की, उसके ओवरी में इतने फॉलिकल्स मौजूद थे, और उन फॉलिकल्स में क्या हुआ, ध्यान से सुनना, प्यूबर्टी पे गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज हुए, और ये गोनेडोट्रोपिन्स थे एलएच और एफएसएच। ये गोनेडोट्रोपिन्स थे एलएच और एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। या तो एक काम करते हैं अपन एफएसएच को पहले कर देना, एलएच को मैं थोड़ी देर बाद में कर दूंगा, रीजन बताऊंगा क्यों, अभी आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो यहां पे एलएच और एफएसएच रिलीज हुए, लेकिन मैं एफएसएच पहले लिख दे रहा हूं, एलएच को बाद में लिखूंगा। एफएसएच का काम मेल के अंदर क्या था? एफएसएच का काम मेल्स के अंदर क्या था? सर्टोलिक सेल्स के ऊपर एक्ट करना। एलएच का काम मेल्स के अंदर क्या था? लेडिक सेल्स के ऊपर एक्ट करना। वहां से क्या रिलीज करवाना? एंड्रोजन को रिलीज करवाना, यही था। वही एफएसएच और एलएच जो मेल के अंदर थे वही यहां पे भी होंगे, लेकिन इनके काम दोनों के अलग अलग है। असली जो नाम दिया गया ना फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब वो हार्मोन जो फॉलिकुलर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, उसे हम लोग एफएसएच कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये एफएसएच का फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ को ऑफ फॉलिकल्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल हुआ करते थे, इतने 60 to 80,000, तो उसमें से कुछ फॉलिकल्स, सारे नहीं, कुछ फॉलिकल्स क्या करते हैं, जो कभी प्राइमरी फॉलिकल वाली स्टेज पे थे, वो एफएसएच मिलने की वजह से उनके अंदर डिवीजन होना शुरू हो जाता है, और वो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं। और इनके अंदर अभी मौजूद था क्या? प्राइमरी oocyte। अब जैसे ही ये टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, ये अपने मियोसिस 1 को कंप्लीट कर चुका होगा। मतलब कहने का ये है, इधर देखिए, ये डिप्लोडिन वाली स्टेज अरेस्ट थी, प्यूबर्टी पे एफएसएच आके क्या करता है, इसको सेल साइकिल को आगे बढ़ा देता है। जो सेल साइकिल यहां पे रुकी हुई थी, उसको एफएसएच आके क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। डायकाइनेसिस हुआ, डायकाइनेसिस होने के बाद में मेटाफेज 1 कंप्लीट होता है, एनाफेज 1 कंप्लीट होता है, टीलोफेज 1 कंप्लीट होता है, और ये मियोसिस सेकंड में एंटर हो जाएगी। मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मेटाफेज आते आते ये सेल साइकिल फिर से स्टॉप हो जाएगी। और ये जो सेल साइकिल स्टॉप हुई है, इस स्टॉप को कौन खत्म करेगा? स्पर्म। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब स्पर्म की एंट्री होगी, तो स्पर्म अपने साथ फैक्टर लेके आएगा, जो इस मेटाफेज स्टेज से आगे कंटिन्यू करेगा सेल साइकिल को। नहीं तो फीमेल के अंदर, आप याद रखना, कभी भी ओवम ओवुलेशन पे रिलीज नहीं होगा। क्या रिलीज होगा? सेकेंडरी oocyte। क्या रहेगा? याद रहेगी हमेशा बात कि ओवुलेशन जब हुआ, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन में ओवुलेशन हुआ, तो उस दौरान क्या रिलीज हुआ? सेकेंडरी oocyte। ओवम कभी नहीं बोलोगे आप, आज के बाद तो नहीं बोलोगे कि ओवम रिलीज होगा 14th डे के ऊपर ना, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी। है जी? नहीं, ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर रह जाएगा, वो फॉलिकल रप्चर होगा। अभी कहानी पूरी कहां हुई है अभी पता चलेगा। तो इधर देखिए, तो यहां पे क्या हुआ, इसने अपने मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लिया है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका है, ये मियोसिस सेकंड में जो है एंटर हो चुका है, और इसके बाद में इसके चारों तरफ सेकेंडरी oocyte बन गई है, जोना पेलुसिडा आनी शुरू हो चुकी है, इसके चारों तरफ जोना लेयर आ गई है। उसके बाद में ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्जन इसका शुरू हो चुका है, थीका लेयर इसके चारों तरफ आ चुकी है, ये थीका लेयर बना दीजिएगा आप। ठीक है, थीका लेयर इसके चारों तरफ आ गई है, और ये आपका अब टर्शरी फॉलिकल कहलाएगा। और टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो oocyte होगी, वो एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte होती है। मेरी बात यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? देखो, जिन्होंने थोड़ा सा भी फोकस अपना खोया होगा, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, ट्रस्ट में। अगर आप थोड़ी देर के लिए मोमोज की ठेली पे चले गए हो, ये सोच के चले गए हो कि अरे आज शाम को जाके क्या खाना है, तो बिल्कुल पहले नहीं पड़ेगा। और अगर आपने फोकस जो यहाँ पे समझा होगा, तो मेरे हिसाब से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे ये अब सबसे बड़ा फॉलिकल बन गया है,
जिसे मैं कह रहा हूं क्या, ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ गई है जिसे मैं एंट्रम कह रहा हूं। एंट्रम फॉलिकुलाई नाम का एक फ्लूइड भरा होता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा बुक्स में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और इसके चारों तरफ भी ये थीका लेयर है। विधि दीदी आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का, वेरी गुड। तो यहां पे ये बात क्लियर है यहां तक कि ग्राफियन फॉलिकल बन गया। इसके अंदर भी oocyte क्या है, सेकेंडरी oocyte। अब क्या हुआ, ये सारा काम तो उस प्यूबर्टी पे उसके ओवरी में स्टार्ट हुआ। अब आती है एलएच की बारी। इसका नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये एक इवेंट करता है जिसे कहते हैं एलएच सर्ज, और ये आके एक्ट करता है एलएच ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर। और ग्राफियन फॉलिकल से बोलता है क्या कि भाई तुम रप्चर हो जाओ, टूट जाओ। क्या हो जाओ तुम, टूट जाओ, रप्चर हो जाओ। और रप्चर अगर ये होगा तो इससे सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर, सेकेंडरी oocyte निकल के बाहर। और इसी इवेंट को कहते हैं अपन ओव्यूलेशन। हो गया जी ओव्यूलेशन। तो ये होता है ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte का ग्राफियन फॉलिकल से निकलना। और उसके बाद में क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात आप, ये जो रिमेन्स बचेंगे, देखो ये तो बाहर निकल गया, इसके कवर तो बचा इसका ग्राफियन फॉलिकल का। तो ये जो रिमेन्स है ग्राफियन फॉलिकल के, ध्यान से सुनना, जो रिमेन्स है ग्राफियन फॉलिकल के, ये रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल क्या करते हैं, एक येलो कलर का एंडोक्राइन, एंडोक्राइन का मतलब होता है जो किसी चीज को, हार्मोन को रिलीज करता हो, तो येलो कलर का एंडोक्राइन मास बनाता है। इसके ऊपर भी आपको नीट में क्वेश्चन मिल जाएंगे, अभी दिखा दूंगा। येलो कलर का एंडोक्राइन मास बनाता है और इसे कहते हैं अपन कॉर्पस लूटियम। क्या कहते हैं इसे? तो ये जो बचे हुए फॉलिकल्स थे ये बन गए क्या, सीएल, कॉर्पस लूटियम। और ये जो कॉर्पस लूटियम होते हैं इनका काम होता है दूसरा हार्मोन बनाना जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा, कॉर्पस लूटियम। एस्ट्रोजन कौन बनाएगा, फॉलिकल्स। कौन, टर्शियरी और ग्राफियन फॉलिकल। याद रहेगी बात। तो यहां पे कॉर्पस लूटियम ने क्या किया, इन्होंने बना दिया प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, मेरी बात समझ में आ रही है? शुरुआत में प्रोजेस्टेरॉन, लेटर ऑन बनाता है थोड़ी बहुत अमाउंट में एस्ट्रोजन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, इसका काम होता है क्या करना, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। क्या करना, एंडोमेट्रियम में थोड़ी देर पहले बात बताई थी, इनरमोस्ट लेयर थी, मेंटेन एंडोमेट्रियम। क्लियर है मेरी बात आपको? आप लोगों ने अबॉर्शन के बारे में सुना है? सुना है अबॉर्शन होता है, क्या होता है अबॉर्शन में? जो प्रेगनेंसी होती है उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, यही होता है तो अबॉर्शन में। अबॉर्शन कराने के लिए जो ड्रग दिए जाते हैं जानते हो क्या होते हैं वो, एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग। मतलब वो ड्रग क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को बॉडी में से फीमेल के खत्म करते हैं। तो मैंने आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। एंडोमेट्रियम का काम क्या था, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना। क्यों, जो बच्चा जाके इंप्लांट होगा फीमेल की बॉडी के अंदर, जो इंप्लांट होगा वो इसी लेयर पे तो इंप्लांटेशन होता है। अगर यही लेयर खत्म कर दोगे तो क्या वहां पे प्रेगनेंसी हो पाएगी? यही चीज यूज की जाती है। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसमें टॉपिक आएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन कहते हैं उसे। और उसमें ड्रग पढ़ाया जाएगा आपको, मिफ्प्रेस्टोन कहते हैं उसे, मिफ्प्रेस्टोन। तो वो ही होता है एंटी प्रोजेस्टेरॉन ड्रग। क्लियर है मेरी बात आपको? पक्का। तो यहां पे इसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का। तो आपसे पूछा जाए सेक्स हार्मोन कौन है फीमेल में, एस्ट्रोजन, और प्रेगनेंसी हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है मेरी बात आपको? तो प्रोजेस्टेरॉन इज व्हाट, इट इज प्रेगनेंसी हार्मोन। अच्छा, क्या ये कॉर्पस लूटियम जन्मजात के लिए बना रहेगा क्या? नहीं। अब इस कॉर्पस लूटियम के पास दो रास्ते होते हैं। मैं क्या बता रहा हूं, सभी लोग एक मिनट इधर देखना। ये कॉर्पस लूटियम बना, ये दो कंडीशन में रहता है। अगर वहां पे फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये सस्टेन करता है, मतलब फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर तक रुकता है। ये फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब क्या होता है, पूरी प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है, एक ट्राइमेस्टर होता है 3 महीने का। तो पूरी प्रेगनेंसी कितनी हो जाएगी, 3 ट्राइमेस्टर की, 3 ट्राइमेस्टर की पूरी प्रेगनेंसी होती है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहां पे कॉर्पस लूटियम अगर प्रेगनेंसी है फीमेल के अंदर तो वहां पे सस्टेन करता है
अप टू सेकेंड ट्राइमेस्टर, दूसरे ट्राइमेस्टर तक रुक जाता है। हालांकि वहां पे इस दौरान तक प्लासेंटा भी बन जाती है, प्लासेंटा खुद भी हार्मोन रिलीज करती है, प्लासेंटा खुद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बनाती है, रिलैक्सिन को बनाती है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन को बनाती है, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमोट्रोपिन को बनाती है, रिलैक्सिन को बनाती है, मल्टीपल हार्मोन है वहां पे, बहुत सारे हार्मोन्स को प्लासेंटा खुद बनाती है। लेकिन ये भी बना रहा होता है, क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जाए, एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाए, ताकि एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। और अगर अगर वहां पे कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है, अगर वहां पे कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो ये जो कॉर्पस लूटियम है ना, ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस लूटियम एक व्हाइट कलर का मास बनाता है। देखो कॉर्पस लूटियम येलो कलर का मास था, याद रखना, ये व्हाइट कलर का मास बनाता है जिसे अपन कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेन, कॉर्पस, और ये आगे चल के डीजनरेट हो जाता है। और जैसे ही ये डीजनरेट होता है फीमेल्स के अंदर, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, तुरंत फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, जो जनरली फीमेल्स में हो रही है। क्या कि वहां पे कोई प्रेगनेंसी नहीं है, तो प्रेगनेंसी कंडीशन में कॉर्पस लूटियम सस्टेन नहीं करेगा। प्रेगनेंसी होती तो वो सस्टेन करता तो वहां पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बने रहते, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बने रहते तो वहां पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई प्रेगनेंसी नहीं है तो ये कॉर्पस लूटियम क्या होगा, कॉर्पस एल्बिकेन बनेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। और जैसे ही खत्म होगा, जिनको ये रिलीज कर रहा था प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को, वो भी खत्म हो जाएंगे, उनका लेवल ब्लड में से गिरेगा। जैसे ही लेवल गिरेगा, एंडोमेट्रियम तुरंत शट डाउन हो जाएगी, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल नेक्स्ट मंथ की स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको दो चीजों के लिए काम आएगा टॉपिक, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए भी और oogenesis को समझने के लिए भी। क्लियर हो रही है मेरी बात? पक्का क्लियर है? श्योर? चलिए, अच्छा एक छोटी सी बात और, वो बात ये है कि प्रेगनेंसी हुई तो इस कॉर्पस लूटियम को कौन बताता है कि प्रेगनेंसी हुई है? बच्चा तो बोलता नहीं है हेलो कॉर्पस लूटियम आई एम हियर प्लीज सस्टेन, ऐसा तो होगा नहीं। तो वहां पे कौन है? कोई ना कोई तो सिग्नलिंग होगी कुछ ना कुछ। तो होता क्या है, जब ये बन गया जाइगोट, फर्टिलाइजेशन का जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में यहां पे एम्ब्रियो बना। इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, आगे चल के एक स्टेज आती है, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उसे, ये 7-8 दिन में बन जाती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। इसमें बाहर लेयर होती है, इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहते हैं अपन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये जो एचसीजी होता है ना, ये कॉर्पस लूटियम को सिग्नल देता है। और इस एचसीजी का एक और इंपॉर्टेंस है, प्रेगनेंसी किट जानते हो आप लोग, सुना है? प्रेगन न्यूज एडवर्टीजमेंट। तो प्रेगनेंसी किट में ना फीमेल के यूरिन से टेस्ट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो कौन होता है? वो एचसीजी को ही डिटेक्ट करते हैं, उसमें कुछ और नहीं होता है। वो जो प्रेगनेंसी किट होती है ना, उसमें कुछ और नहीं होता है, उसमें एंटी एचसीजी एंटीबॉडी होती है, एंटी एचसीजी एंटीबॉडी होती है। अगर सपोज करो कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट है, तो उसके यूरिन में एचसीजी मौजूद होगा। अगर एचसीजी मौजूद होगा तो इससे एंटीबॉडी बाइंड करेंगी, वहां पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से ना यहाँ पे स्ट्रिप्स बनके कलर बैंड बन के आ जाते हैं, वही रिएक्शन होता है और उसी से पता चल जाता है कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। और अगर उसमें एचसीजी नहीं है तो वहां पे कुछ नहीं होगा, वहां पे कोई रिएक्शन होगा नहीं, जिसकी वजह से कोई बैंड या कोई कलर वलर बनके नहीं आता। तो यही एचसीजी जो इस एम्ब्रियो के एक लेयर ने रिलीज किया था, वो इस कॉर्पस लूटियम को बोलता है हेलो आई एम हियर तो प्लीज कीप ऑन सिक्रीटिंग प्रोजेस्टेरॉन। लगातार आप क्या करो, प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते रहो ताकि मैं भी जिंदा रहूं और एंडोमेट्रियम भी मेंटेन रहे। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई हो। तो आते हैं वापस, तो यहां पे ये हो गया प्रेगनेंसी। कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, अगर वहां पे कोई प्रेगनेंसी नहीं है तो इट विल फॉर्म व्हाइट मास नोन एज कॉर्पस एल्बिकेन, and later on it will degenerate। बोलो सियावर रामचंद्र की कदम।